तो जब साउंड वेव ट्रेवल करता है तो उसमें डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं पहले वेव ऑन स्ट्रिंग का, है ना। वेव ऑन स्ट्रिंग के ही एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें हम लोग एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, है ना, और इस स्ट्रिंग पर कई सारे पल्सेज ट्रेवल कर रहे हैं इधर, है ना। तो इस तरह से मान सकते हैं कि कंटिन्यूअसली खूब सारे पल्सेज लाइन लगे हुए हैं और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। ये सपोज एक्स डायरेक्शन है, ठीक है। और इसी एक्स एक्सिस के आसपास एक ऑब्जर्वर जो है ये खड़ा है ना। ये ऑब्जर्वर जो है ये खड़ा है, ठीक है। तो अगर ऐसा किया जाए कि यहाँ से एक सेकेंड में 5 पल्स भेजा जाए, यानी 5 पल्स पर सेकेंड यहाँ से भेजा जाए, ये सारे डिस्टरबेंस जो है वो इधर की तरफ v वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक। तो अगर एक सेकेंड में 5 पल्स भेजे जा रहे होंगे तो आदमी जो है, ये ऑब्जर्वर जो है क्या कर रहा है, ये काउंट कर रहा है कि यहाँ से कितने पल्स क्रॉस कर रहे हैं, यानी उस आदमी को कितने पल्स क्रॉस कर रहे हैं उसको वो काउंट कर रहा है। तो आप ध्यान देंगे कि जब आदमी रेस्ट पर होगा, जब ऑब्जर्वर रेस्ट पर होगा, तो उसको भी एक सेकेंड में 5 पल्स ही मिलेंगे, क्योंकि सारे पल्स सेम स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, है ना। तो अगर ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा तो उसको 5 पल्स पर सेकेंड मिलेंगे, ठीक है। व्हेन ऑब्जर्वर इज stationary, then he will find 5 pulses per second, ठीक है। तो उसको हर एक सेकेंड में 5 पल्सेज क्रॉस करेंगे। अब ऐसा मान लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है ये किसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है ना। मान लेते हैं यू वेलोसिटी से वेव जिधर चल रहा है, जिधर पल्सेज चल रहे हैं, उसका अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर एक सेकेंड में 5 पल्सेज यहाँ से भेजे जा रहे हैं तो उस ऑब्जर्वर को अब एक सेकेंड में 5 से ज़्यादा पल्सेज मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसलिए जब ऑब्जर्वर यहाँ पहुँच जाएगा आगे, तो जो पल्सेज इधर रास्ते में रह जा रही थी, इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर रही थी, वो कुछ पल्सेज भी इधर उसको मिल जाएंगे, है ना। तो 5 के बदले उसको 7 या 8 पल्सेज मिलेंगी। तो कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट he will find more than 5 pulses per second, ठीक। अच्छा, अब अगर ऐसा हो कि जो ऑब्जर्वर है ये उल्ट इधर की तरफ चलना शुरू करे, जिधर पल्स जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जर्वर भी चलना शुरू करे, तो क्या होगा? अगर एक सेकेंड में 5 पल्सेज यहाँ से आ रहे थे, अगर ये रेस्ट पर होता तो यहाँ 5 पल्सेज मिलते एक सेकेंड में, लेकिन जब आगे निकल जाएगा तो हो सकता है कुछ पल्सेज जो इधर जस्ट क्रॉस कर रही थी इसको, वो पीछे छूट जाएंगी, ऑब्जर्वर आगे निकल जाएगा। तो उसको 5 के बदले कुछ कम पल्सेज मिलेंगी, हो सकता है 3 मिले, हो सकता है 2 मिले, है ना। तो ये कह सकते हैं व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स
right, he will find less than 5 pulses per second, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो ऑब्जर्वर है जब वो चलने लगता है तो फ्रीक्वेंसी उसको ओरिजिनल वाली सुनाई नहीं देती, ओरिजिनल वाली फ्रीक्वेंसी उसको नहीं मिलती। मतलब 5 पल्सेज पर सेकेंड आ रहे थे तो उसको 1 सेकेंड में 5 पल्सेज नहीं मिलते हैं, उसको या तो ज़्यादा मिलते हैं या कम मिलते हैं, है ना। तो डॉपलर इफेक्ट यही होता है कि अगर सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन होता है, जैसे कि यहाँ पर है, जब रिलेटिव मोशन होगा तो ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी सुनता है वो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट होती है ना। और इसी को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट क्या होता है उसको हम लोग ऐसे समझते हैं, whenever there is relative motion, whenever there is relative motion between the source and observer along line joining them, then the frequency observed by the observer is different from the original frequency observed by or the original frequency emitted by the source, है ना। कहने का मतलब यह है कि सोर्स जो भी फ्रीक्वेंसी इमिट करता है वो वाली फ्रीक्वेंसी जो है हमें तभी सुनाई देती है जब हम स्टेशनरी होते हैं, है ना। मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता है तभी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में उनका जो लाइन ज्वाइनिंग है उस डायरेक्शन में अगर रिलेटिव मोशन आता है तो जो भी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनता है वो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से डिफरेंट हो जाती है और इस फेनोमेना को डॉपलर इफेक्ट कहा जाता है। दिस फेनोमेना इज नोन एज डॉपलर इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पर हमने वेव ऑन स्ट्रिंग से थोड़ा सा समझा था और इसमें हमने सिर्फ ऑब्जर्वर को ही चलाया था, इसमें हमने सोर्स को भी नहीं चलाया। तो आगे हम साउंड के केस में समझेंगे कि किस तरह से सोर्स और ऑब्जर्वर के चलने से जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है ना। आगे यही अभी हम लोग समझने वाले हैं। तो साउंड वेव में जो डॉपलर इफेक्ट होता है उसको समझने के लिए हम लोग पहला केस लेते हैं जिसमें कि सोर्स स्टेशनरी होगा, है ना। सोर्स इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग, तो जो ऑब्जर्वर है वो ट्रैवल कर रहा है और सोर्स जो है वो स्टेशनरी है।
हमने देखेंगे कि नीचे एक फिगर बनाया है और इसमें कई सारे सर्किल्स दिख रहे हैं। ये एक्चुअली में सर्किल नहीं है, ये स्फेयर्स है। इनके सेंटर पर एक सोर्स है ना, ये पॉइंट सोर्स है। तो यहाँ से जो वेव फ्रंट्स निकलते हैं वो स्फेरिकल शेप के निकलेंगे। तो ये तीन जो है ये वेव फ्रंट्स है। सबसे बड़ा वाला वेव फ्रंट पहले निकला होगा, उससे छोटा वाला उसके बाद, और सबसे छोटा वाला जो होगा वो सबसे लेटेस्ट जो होगा, सबसे देर से वहाँ से सोर्स से इमिट किया गया होगा, है ना। तो हम जानना चाहेंगे कि ये जो दो वेव फ्रंट्स है, वेव फ्रंट्स के बीच में सेपरेशन कितना होगा, है ना। ये दो वेव फ्रंट्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो वेवलेंथ के इक्वल होता है। जो साउंड वेव का जो वेवलेंथ होगा उसके इक्वल होता है ये सेपरेशन। कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग ऐसे समझते हैं कि वेव ऑन स्ट्रिंग में अगर दो पल्स हो, है ना, ये दो पल्स है, ये है पहला पल्स और ये है दूसरा, तो हर पल्स के बीच में जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है टी। इतने इंटरवल पर जो है पल्स वहाँ से सोर्स से छोड़े जाते हैं, ठीक है। तो ये कहा जा सकता है कि जो पहला पल्स है वो दूसरे वाले पल्स से टी टाइम ज़्यादा ट्रेवल किया होगा। तो टी टाइम ज़्यादा ट्रेवल करने का मतलब कि कितना डिस्टेंस चलेगा, v इंटू टी, जहाँ पर v जो है साउंड का स्पीड है, या कह रहे हैं कि ये वेव का स्पीड है। तो वेव का स्पीड v और टाइम पीरियड t ये लैम्डा के इक्वल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा वाला पल्स है उससे पहला वाला लैम्डा डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया होगा, है ना, और वही उनके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा। तो कोई भी वेव हो, हर वेव में दो पल्स या दो वेव फ्रंट के बीच का सेपरेशन लैम्डा होता है वेवलेंथ के बराबर, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर ये जो वेव फ्रंट्स हैं, ये वेव फ्रंट्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। ये जो वेव फ्रंट है यहाँ वाला इधर जा रहा होगा v स्पीड से, और यहाँ वाला जो है वो इधर चल रहा होगा v स्पीड से, ठीक है, और यहाँ वाला पॉइंट जो है वो ऊपर इधर की भाग रहा होगा। तो ये सारे वेव फ्रंट्स जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फैल रहे हैं, एक्सपेंड हो रहे हैं, और अपने पास जो है वो ऑब्जर्वर है। एक ऑब्जर्वर जो है वो ये हो गया। ये ऑब्जर्वर कहा जा सकता है कि सोर्स की तरफ जा रहा है। इसको स्पीड ले लेते हैं vo, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर। अच्छा, एक ऑब्जर्वर हम लोग इधर ले लेते हैं। ये ऑब्जर्वर सोर्स से दूर जा रहा है, इसका स्पीड भी vo है, लेकिन ये सोर्स से दूर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहला केस देखेंगे। पहला केस लेते हैं व्हेन सोर्स और व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग towards the source, towards the source, यानी ये वाला केस है। इसमें जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स की तरफ जा रहा है। तो देखेंगे कि इसको जो पल्स है, जो वेव फ्रंट है, वो काफ़ी तेज़ी से आते हुए दिखेंगे, क्योंकि ये खुद भी उधर ही जा रहा है। तो कह सकते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी of wave front with respect to observer is equal to v plus vo। दोनों चूंकि अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हैं, तो इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी v प्लस vo हो जाएगी, है ना। ये जो पल्स है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। तो चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गई,
इसलिए जो पल्स हैं वो काफ़ी जल्दी जल्दी मिलेंगे। ये जो दोनों पल्स, ये पल्स है और ये पल्स है, दोनों के बीच में डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन चूंकि ऑब्जर्वर खुद भी आ रहा है इसलिए उसको जल्दी जल्दी मिलेंगे। तो अब कितनी देर पर मिलेंगे, तो कह सकते हैं, उसको कहा जा सकता है कि न्यू टाइम पीरियड। जो नया टाइम पीरियड होगा वो कितना हो जाएगा, तो दो पल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है लैम्डा, और ये जो वेव फ्रंट्स है, या कह लें कि ऑब्जर्वर है वेव फ्रंट के रिस्पेक्ट में, वो किस स्पीड से चल रहा है, v प्लस vo से। ठीक है, तो ये नया टाइम पीरियड हो गया। मतलब अब इतनी जल्दी जल्दी जो है ये वेव फ्रंट्स मिल रहे होंगे। तो अब चूंकि टाइम पीरियड चेंज हो गया है ना। अगर ऑब्जर्वर नहीं चल रहा होता तो ये जो डिस्टरबेंस है, ये जो पल्सेज हैं, ये थोड़ा देर देर से मिलते, यानी टाइम पीरियड बड़ा होता। ठीक है, अभी जो है जल्दी जल्दी मिलेंगे तो टाइम पीरियड जो है वो कम हो गया, और टाइम पीरियड कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। तो कहा जा सकता है सो न्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू n इज इक्वल टू, ये जो नया टाइम पीरियड हमने अभी निकाला है, सपोज ये है t डैश, है ना, इसको t डैश मान लेते हैं अगर, तो जो नया फ्रीक्वेंसी होगा इसको लिख सकते हैं 1/t डैश, यानी v प्लस vo डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, अच्छा, अब v प्लस vo डिवाइडेड बाई जो लैम्डा है, लैम्डा होता है v बाई ए नॉट। v क्या है, वेव का स्पीड है, और ए नॉट क्या है, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सोर्स इमिट कर रहा होगा, ये ए नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे कि जो n है इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये एन नॉट जो है ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा एन नॉट इंटू वी प्लस वी ओ डिवाइडेड बाई वी, है ना, वेयर v is speed of sound, n naught is frequency of sound emitted by source। तो सोर्स जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा होगा वो ए नॉट है, और वीओ क्या है, वीओ हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वो देखेंगे कि ए नॉट से ज़्यादा आएगा, मतलब जितना फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा होगा सोर्स उससे कहीं ज़्यादा सुनाई देगा। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर सोर्स 1 सेकेंड में 5 पल्स वहाँ से भेज रहा है तो ऑब्जर्वर को 5 से ज़्यादा पल्सेज मिल रहे होंगे 1 सेकेंड में, है ना, इसलिए फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ गई। और ये जो नई फ्रीक्वेंसी आई है इसको कहा जाता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, इसको कहा जाता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब ऑब्जर्वर को ऐसा फील होता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, एक्चुअली में ये फ्रीक्वेंसी नहीं है ना। एक्चुअली में हो सकता है 5 वहाँ से सोर्सेज छोड़ रहे हों, 5 पल्सेज, और ऑब्जर्वर को 7 मिल रहे हैं, तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि हर 1 सेकेंड में 7 वहाँ से भेजी जा रही हैं पल्सेज, इसलिए उसको जो है वो अपरेंट फ्रीक्वेंसी कहता है। ठीक है, तो एक तो ये केस हो गया जब ऑब्जर्वर इस सोर्स की तरफ जा रहा था इधर। ठीक है, दूसरा केस ये वाला है जब ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स से दूर हो रहा है, इधर की तरफ जा रहा है ना। तो दूसरा केस हम लोग देखते हैं, व्हेन सोर्स
is stationary, when source is stationary and observer is moving away from सोर्स। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि जो वेव फ्रंट है वो ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से। ठीक है, तो वेव फ्रंट v वेलोसिटी से जा रहा है और ऑब्जर्वर v वेलोसिटी से जा रहा है। तो वेव फ्रंट की वेलोसिटी या कह लें वेव की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, है ना। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पल्सेज और वेव फ्रंट्स with respect to observer is equal to v minus vo, है ना। जो वेव है वो काफ़ी तेज चल रहा होगा ऑब्जर्वर से, तो वेव की वेलोसिटी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में आएगी v माइनस vo। ठीक है, तो देखेंगे कि जो स्पीड है अब स्लो हो गया, मतलब अब इस ऑब्जर्वर को ये पल्सेज काफ़ी देर से मिल रहे होंगे, उसको धीरे धीरे आते हुए लग रहे होंगे। ठीक है, तो ये तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। तो न्यू टाइम पीरियड होगा, न्यू टाइम पीरियड। यहाँ भी आप देखेंगे कि दो वेव फ्रंट्स या दो पल्स के बीच का जो सेपरेशन है वो यहाँ भी लैम्डा है, यहाँ भी लैम्डा है। ठीक है, तो डिस्टेंस दोनों पल्स के बीच में लैम्डा ही है, लेकिन चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी कम हो गई है तो वो देरी से आते हुए उसको मिलेंगे, है ना। तो नया जो टाइम पीरियड होगा, दो पल्स के बीच में सेपरेशन है लैम्डा और रिलेटिव वेलोसिटी है v माइनस vo, है ना। तो ये मान लेते हैं कि ये t डैश हो गया। तो इस बार जो नया फ्रीक्वेंसी आएगा या कहें कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी आएगा, है ना, अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको लिख सकते हैं 1/t डैश, यानी कि v माइनस vo डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो v माइनस vo डिवाइडेड बाई लैम्डा को रख सकते हैं v/a0, है ना। यहाँ भी हमने ऊपर आप देखेंगे, ऊपर भी हमने लैम्डा का वैल्यू यही रखा था। यहाँ पर v है स्पीड ऑफ साउंड और a0 है साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो ये जो एक्सप्रेशन है अपरेंट फ्रीक्वेंसी का, इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, a0 v माइनस vo डिवाइडेड बाई v, है ना। ये हो गया अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, अच्छा, अगर हम फिगर देखें तो इस फिगर में हम ये देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर चल रहा है, सोर्स नहीं चल रहा है। तो हर दो पल्स के बीच का जो गैप है वो लैम्डा ही है, लैम्डा कहीं चेंज नहीं हुआ है। यानी कि जब सोर्स स्टेशनरी होगा तो वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ वेव डू नॉट चेंज when source is stationary। तो सोर्स जब स्टेशनरी होगा तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगा, सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और जो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उसमें दो केसेज हमने देखे, जब ऑब्जर्वर सोर्स के पास में जा रहा हो, एक तो ये वाला केस, और दूसरा जब ऑब्जर्वर दूर जा रहा हो, तो ये दो फ्रीक्वेंसी जो है वो आएगी। ठीक, तो अभी जो हमने केस पढ़ा उसमें था कि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है और सोर्स स्टेशनरी है।
है ना। अब हम दूसरा केस पढ़ेंगे जिसमें सोर्स मूव कर रहा होगा और ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा, है ना। तो ये केस है व्हेन ऑब्जर्वर इज स्टेशनरी एंड सोर्स इज मूविंग, है ना। तो इस केस में सोर्स चल रहा होगा और ऑब्जर्वर स्टेशनरी होगा। तो इस केस को समझने के लिए हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में देखेंगे कि 3 स्फेरिकल वेवफ्रंट्स बनाए गए हैं, जिसमें से तीनों का जो सेंटर है वो डिफरेंट पोजीशन पर है। तो इसमें क्या है कि जो सोर्स है, सोर्स लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में vs वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक। तो सबसे पहला वेव फ्रंट है, सबसे बड़ा वाला वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसका सेंटर देखेंगे कि यहाँ पर है। इसको हम लोग कहते हैं S1। S1 इसलिए कि ये सोर्स का पहला पोजीशन है जहाँ से इसने इस वेव फ्रंट को, सबसे पहले वाले वेव फ्रंट को या सबसे बड़े वाले वेव फ्रंट को इमिट किया होगा, है ना। इसमें सोर्स से निकल कर के वेव फ्रंट स्प्रेड होता है, फैलता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा वाला है वो सबसे ज़्यादा स्प्रेड हो रखा है, इसका मतलब वो सबसे पहले इमिट हुआ होगा सोर्स से, है ना। और सबसे पहले इमिट हुआ होगा तो उसको कहाँ से इमिट कराया गया होगा, उसको इस पॉइंट S1 से, यहाँ पर जब सोर्स था तो उस वेव फ्रंट को यहाँ से इमिट किया होगा, ठीक। और इसीलिए उस वेव फ्रंट का सेंटर जो है वो S1 पर है। अच्छा, अब पहला वेव फ्रंट अगर इसने इमिट कर दिया तो ये जो दूसरा वेव फ्रंट है उसके बाद इमिट हुआ होगा। तो ये दोनों वेव फ्रंट के इमिट करने में जो टाइम इंटरवल होता है वो होता है t, एक टाइम पीरियड का। तो इतने टाइम में जो सोर्स है वो थोड़ा सा लेफ्ट डायरेक्शन में खिसक गया होगा, है ना। तो लेफ्ट डायरेक्शन में ये एक नए पोजीशन पर आ गया जिसको हम लोग कह सकते हैं S2, है ना। तो S1 से S2 के बीच में उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये होगा Vs इंटू टी, क्योंकि सोर्स Vs स्पीड से चल रहा था और उसको टाइम कितना मिला था, t के बराबर। तो इतने टाइम में जो सोर्स है वो S1 से S2 तक चला गया Vst डिस्टेंस ट्रेवल करके, ठीक। अब अगर ध्यान दें तो जो पहला वाला केस देखा था हमने, उसमें सारे वेव फ्रंट्स एक ही जगह से इमिट किए गए थे। सारे वेव फ्रंट्स का सेंटर जो है वो एक ही जगह था और इसीलिए हर दो वेव फ्रंट के बीच का जो गैप है वो लैम्डा के बराबर हुआ करता था, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो डिफरेंट वेव फ्रंट्स हैं वो डिफरेंट पोजीशन से इमिट हो रहे हैं। सोर्स जो है एक जगह रुका नहीं है, वो चल रहा है, ठीक। तो इनके बीच का जो गैप है, ये गैप अब पहले से डिफरेंट हो गया होगा, क्योंकि जो स्फेयर्स हैं, स्फेयर्स का सेंटर ही खिसक गया है ना। तो अगर ऐसा मान लें कि अगर जो दूसरा वेव फ्रंट है और जो पहला वेव फ्रंट है, अगर दोनों S1 से ही यहीं से इमिट किए जाते, जैसा कि पहले केस में हमने देखा था, अगर एक ही जगह से इमिट किए जाते तो इनके बीच का गैप होता लैम्डा और ये वाला जो वेव फ्रंट है वो कहीं यहाँ पर होता है, ऐसे, है ना, कहीं यहाँ होता और ये जो गैप है ये लैम्डा होता यहाँ से यहाँ। लेकिन चूंकि इस वेव फ्रंट का जो सेंटर है वो VST से खिसक गया लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसका जो सरफेस यहाँ पर होना चाहिए था वो VST से लेफ्ट डायरेक्शन में खिसक गया, इतना, ठीक। और इसलिए ये जो टोटल गैप है
अब ये लैम्डा नहीं रह करके लैम्डा प्लस VST हो गया। ठीक उसी तरीके से जो सेकेंड वेव फ्रंट है और जो थर्ड वेव फ्रंट है, इनके बीच का जो गैप है ये भी लैम्डा प्लस VST होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तीसरा वेव फ्रंट ये जो छूटा होगा तो दूसरे और तीसरे के बीच में भी टाइम इंटरवल T मिला होगा। उतने देर में ये जो सोर्स है वो S2 से चल करके एक नए पोजीशन S3 पर पहुंच गया होगा, है ना। और S2 से S3 जाने में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा फिर से Vs इंटू T, और इसीलिए ये जो गैप है ये सेकेंड और थर्ड वेव फ्रंट के बीच का वो भी VST से बड़ा हो गया। पहले लैम्डा था, अब लैम्डा प्लस VST हो गया। अच्छा, तो राइट साइड में जो गैप है वो बढ़ रहा है। अगर लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो इस साइड में जो गैप है वो कम होना चाहिए, क्योंकि जो सेंटर खिसका है वो लेफ्ट डायरेक्शन में खिसका है। तो ये जो गैप है ये हो जाएगा लैम्डा माइनस VST, है ना। उसी तरह से फर्स्ट और सेकेंड के बीच का जो गैप है ये भी लैम्डा माइनस VST हो जाएगा, है ना। तो अब ऐसा करते हैं, हर दो वेव फ्रंट के बीच का गैप तो हमने पता कर लिया। अब मान लेते हैं कि एक ऑब्जर्वर है लेफ्ट साइड में जो कि रेस्ट पर है ना, और एक ऑब्जर्वर है राइट साइड में और ये भी रेस्ट पर है। ठीक, तो अब इस केस को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला पार्ट होगा जिसमें सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा होगा। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो अगर हम लोग इस ऑब्जर्वर की बात करें तो इस ऑब्जर्वर की तरफ ही ये सोर्स आ रहा है। सोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है और इसलिए इस ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर की हम बात कर रहे हैं। पहले केस में हम लोग सिर्फ इस ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं क्योंकि इसकी तरफ ही ये सोर्स आ रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑब्जर्वर है इसके लिए दो वेव फ्रंट के बीच का जो गैप है वो अब चेंज हो गया है। क्योंकि गैप अब चेंज हो गया है तो ये कहेगा कि इसके लिए वेवलेंथ चेंज हो गया। दो वेव फ्रंट के बीच का जो गैप होता है उसी को वेवलेंथ कहा जाता है। तो ये वेवलेंथ जो है अब चेंज हो गया है, जिसको यहाँ पर हम लोग कहेंगे अपरेंट वेवलेंथ। अपरेंट वेवलेंथ, और ये अपरेंट वेवलेंथ जो होगा ये होगा लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा माइनस VST, है ना। ये ध्यान रखना है कि हम इस ऑब्जर्वर की बात कर रहे हैं। तो लैम्डा जो होता है उस लैम्डा का वैल्यू हम लोग फिर से इधर लिखते हैं। लैम्डा होता है V/N0 माइनस VS, और ये लैम्डा का वैल्यू हमने रखा V/N0 यहाँ पर, और VS, और ये जो T है इस T को लिख सकते हैं 1/N0 यानी 1 फ्रीक्वेंसी। तो फाइनली जो है वो लैम्डा डैश का जो वैल्यू आया वो हो गया V माइनस VS डिवाइडेड बाई N0। ये हो गया अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला। ठीक, अगर अब अपरेंट वेवलेंथ ये है तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो वेव्स है या जो वेव फ्रंट है ये v वेलोसिटी से चल रहे होंगे। v क्या है? साउंड का स्पीड है। इतनी वेलोसिटी से चल रहे होंगे और लैम्डा डैश या ये लैम्डा माइनस VST इतने डिस्टेंस पर ये मिलेंगे।
ठीक है। तो उसके लिए एक सेकेंड में कितने पल्स मिल जाएंगे, कितने वेव फ्रंट मिल जाएंगे, हमें ये पता करना है। उसको हम लोग कहेंगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी will be n is equal to v डिवाइडेड बाई लैम्डा डैश। क्योंकि जो साउंड है, साउंड का स्पीड जो चेंज नहीं हुआ, साउंड का स्पीड v ही है, ऑब्जर्वर चल नहीं रहा, और सोर्स की वेलोसिटी का कोई इफेक्ट नहीं है। क्योंकि एक बार सोर्स ने साउंड इमिट कर दिया तो उसके बाद साउंड की वेलोसिटी हमेशा v रहेगी, सोर्स की वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं उसका। ठीक, तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है n, उसको लिख सकते हैं v बाई लैम्डा डैश। अगर हम चाहें तो इसको n डैश लिख सकते हैं, मान लिया n डैश है अपरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे v डिवाइडेड बाई जो लैम्डा डैश है, लैम्डा डैश का वैल्यू अभी हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है, तो इसको रख देते हैं यहाँ पर v माइनस वी एस बाई एन नॉट। तो यहाँ रखेंगे v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एन नॉट। तो ये एन नॉट जो है ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है इसका वैल्यू आया एन नॉट इंटू वी डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। ठीक, तो हमें यही जो फॉर्मूला है ये याद रखना चाहिए कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो इतना होगा इस केस में अगर सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होगा। ठीक, अच्छा, अब ये केस हो गया कि सोर्स जो है ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब दूसरा केस इसमें हम देखेंगे, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ऐसा केस देखेंगे फिगर में, यहाँ पर बन रहा है ये ऑब्जर्वर के लिए, ये ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और जो सोर्स है वो उसे दूर जा रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में सोर्स जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर से ये सोर्स दूर जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को जो दो वेव फ्रंट है उनके बीच का डिस्टेंस कितना मिलेगा, लैम्डा माइनस वी एस टी, और इस ऑब्जर्वर के लिए यही वेवलेंथ कहलाएगा। इसको हम लोग कहेंगे अपरेंट वेवलेंथ। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो अपरेंट वेवलेंथ होगा, है ना, अपरेंट वेवलेंथ हो जाएगा, उसको हम लोग कहेंगे लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा प्लस वी एस टी, है ना। फिगर में देखेंगे यह है लैम्डा प्लस वी एस टी। तो लैम्डा को लिख सकते हैं v बाई एन नॉट प्लस वी एस, और t को लिखा जा सकता है 1 बाई एन नॉट, है ना। तो अल्टीमेटली ये जो लैम्डा डैश है इसका वैल्यू हो गया v प्लस वी एस डिवाइडेड बाई एन नॉट, है ना। तो ये हो गया अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला। अब अपरेंट वेवलेंथ आ गया, तो चूंकि इस ऑब्जर्वर के लिए काफ़ी डिस्टेंस पर, काफ़ी दूरी पर मिल रहे हैं वेव फ्रंट्स, है ना, इसलिए अब एक सेकेंड में उसको कितने वेव फ्रंट्स मिलेंगे वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो अब हमें निकालना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, और ये हो जाएगा
एन डैश इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा डैश, जैसा कि यहाँ पर अभी हमने थोड़ा देर पहले लिखा था। तो एन डैश इज इक्वल टू वी बाई लैम्डा डैश हो गया, तो v डिवाइडेड बाई लैम्डा डैश का वैल्यू यहाँ से इसमें रखेंगे तो आएगा v प्लस वी एस और एन नॉट आ जाएगा ऊपर, है ना। तो कहा जा सकता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एन नॉट इंटू v डिवाइडेड बाई v प्लस वी एस, है ना। तो ये एक नया अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, ठीक। तो इस केस में जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी है दोनों ही चेंज हो रहे हैं जब सोर्स मूव कर रहा है, ठीक। तो जब ऑब्जर्वर स्टेशनरी है और सोर्स मूव कर रहा है तो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पहले तो वेवलेंथ चेंज होगा, वेवलेंथ यहाँ भी चेंज हो रहा है और वेवलेंथ यहाँ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जो है वो तो भी चेंज हो रहा है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इतना आया और फिर अपरेंट फ्रीक्वेंसी ये हो गया, है ना। अब हम ऐसा करते हैं कि अभी कुल मिलाकर के हमने 4 केस पढ़ लिए। 4 केस कौन कौन सा? 2 केस तब था जब ऑब्जर्वर चल रहा था, सोर्स स्टेशनरी था, और 2 केस अभी पढ़ा हमने जब सोर्स चल रहा है, ऑब्जर्वर स्टेशनरी है। अगर इन चारों केस को मिला दिया जाए तो फाइनल फॉर्मूला जो है वो क्या बनेगा? When all the 4 cases are combined together, we will get apparent frequency is equal to a naught v plus minus vo divided by v plus minus vs, है ना। ये आ गया। ये कैसे आया हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इस केस में सोर्स स्टेशनरी था और ऑब्जर्वर जो है मूव कर रहा था। तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आया था वो ये आया था, ऊपर जो है v प्लस वी ओ और दूसरे वाले केस में v माइनस वी ओ। तो ऑब्जर्वर वाला जो केस था वो ऊपर था, है ना। तो अभी जो फॉर्मूला अपना आया है, इस फॉर्मूले में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ v प्लस माइनस वी ओ रखा है हमने, ठीक। अच्छा, जो दूसरा केस था जब सोर्स जो है वो मूव कर रहा था, उस केस में अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखेंगे तो इसमें vs वाला जो टर्म था वो नीचे है, नीचे v माइनस वी एस और यहाँ पर v प्लस वी एस, ठीक है। इनको हमने कंबाइन कर दिया तो ये देखेंगे अब जो है फाइनल जो फॉर्मूला है अपना, इसमें नीचे देखेंगे v प्लस माइनस वी एस आ रहा है, ठीक। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हमें फाइनली याद रखना होगा। इसको एक बार फिर से क्लियर लिख लेते हैं। अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए नॉट v प्लस माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस वी एस।
यह अपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। ठीक, और एक अपरेंट वेवलेंथ का भी फॉर्मूला है। अपरेंट वेवलेंथ, तो हमने देखा कि जो वेवलेंथ है वो चेंज नहीं होता अगर सोर्स स्टेशनरी हो। ठीक, जो पहला केस था इसमें हमने यहाँ पर लिखा था, ऊपर देखेंगे, ये हमने एक नोट लिखवाया है। ये लिखवाया है कि वेवलेंथ ऑफ वेव डू नॉट चेंज व्हेन सोर्स इज स्टेशनरी। तो सोर्स स्टेशनरी होता है तो वेवलेंथ चेंज नहीं होता है, लेकिन जब सोर्स चल रहा हो, जैसे कि ये वाला केस है, इसमें हमने लिया था कि सोर्स इज मूविंग, इसमें वेवलेंथ चेंज हो गया। अपरेंट वेवलेंथ एक तो ये आया और दूसरा अपरेंट वेवलेंथ ये आया था, जो कि सोर्स की वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है ना। यहाँ भी सोर्स की वेलोसिटी पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आएगा अपरेंट वेवलेंथ का कंबाइन करके, उसको हम लोग लिखेंगे, ये हो जाएगा v प्लस माइनस vs डिवाइडेड बाई a नॉट, है ना। तो ये हो गया अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला, वेयर a नॉट इज original frequency emitted by source। ठीक, ये हो गया ए नॉट। अच्छा, जो v है ये है स्पीड ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ साउंड, vo है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, vs है वेलोसिटी ऑफ सोर्स, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हम लोग तब भी यूज कर सकते हैं जब कोई स्टेशनरी होगा, है ना। अगर जैसे ऑब्जर्वर स्टेशनरी हो गया तो vo 0 कर देंगे, और अगर सोर्स स्टेशनरी होगा तो vs 0 कर देंगे, है ना। तो ये फॉर्मूला हर केस में हम लोग यूज कर सकते हैं, जब सोर्स चल रहा हो या स्टेशनरी हो, जब ऑब्जर्वर चल रहा हो या स्टेशनरी हो, या ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों चल रहे हो, तो भी ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया फाइनल फॉर्मूला। लेकिन इसमें अब एक कन्फ्यूज़न रहता है कि कब हम प्लस रखेंगे और कब हम लोग माइनस रखेंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के लिए डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके अप्रोच बताए जाते हैं कि कब प्लस रखें और कब माइनस रखें, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक सिंप्लीफाइड फार्मूला लिखते हैं। ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले में से हम लोग ये जो पॉजिटिव साइन है पॉजिटिव हटा देंगे, है ना। इसमें से भी पॉजिटिव हटा देंगे वेवलेंथ वाले में से, सिर्फ माइनस माइनस रखेंगे और एक साइन कन्वेंशन को हम लोग यूज करेंगे, है ना। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, सिंप्लीफाइड फार्मूला लिखते हैं। सिंप्लीफाइड फार्मूला, तो पहला हम लोग लिखेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा ए नॉट इंटू वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें से हमने पॉजिटिव साइन को हटा दिया है। अच्छा, उसी तरह से अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला, अपरेंट वेवलेंथ जो होगा
उसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई ए नॉट। तो ये जो है ये फाइनल फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। पीछे वाले अगर फॉर्मूला हम भूल भी जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ हमें ये दोनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए। ये फॉर्मूला याद होगा तो डॉपलर इफेक्ट के सारे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं, है ना। बस इसमें क्या है, एक साइन कन्वेंशन हमें सीखना है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, इसमें साइन कन्वेंशन का हमें ध्यान रखना है कि जो भी वेलोसिटी साउंड के मोशन के डायरेक्शन में होगा उसको पॉजिटिव लिया जाएगा, है ना। कन्वेंशन ये है, all the velocities along the motion of sound is taken positive and all the velocities opposite to motion of sound are taken negative, है ना। ये भी यार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि साउंड जिस डायरेक्शन में जाएगा उस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव मानेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन को निगेटिव मानेंगे, ठीक है। तो इस कन्वेंशन को समझने के लिए हमने एक फिगर बनाया है। तो देखेंगे कि इसमें ये एक सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ठीक। तो साउंड सोर्स से निकलकर वैसे तो हर डायरेक्शन में जाता है, लेकिन हम लोग वो डायरेक्शन लेंगे जो साउंड निकल करके ऑब्जर्वर तक पहुंचेगा, ताकि ऑब्जर्वर जो है ऑब्जर्व कर सके। तो साउंड जो है हमारे लिए हमेशा इस सोर्स से निकल करके, है ना, इस सोर्स से निकल करके इस ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा। तो ये साउंड का जो है वो मोशन का डायरेक्शन हो गया। तो इस डायरेक्शन को हम लोग लेंगे पॉजिटिव और जो दूसरा डायरेक्शन है उसको हम लोग लेंगे निगेटिव, ठीक। तो जब भी क्वेश्चन करेंगे उसमें ध्यान रखना है इस कन्वेंशन का। क्या ध्यान रखेंगे कि सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो डायरेक्शन है, सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव लेंगे और ऑब्जर्वर से सोर्स की तरफ जो डायरेक्शन है उसको निगेटिव लिखेंगे, ठीक। और इसके हिसाब से प्लस माइनस साइन के साथ में जो स्पीड होगा उस स्पीड का वैल्यू ये दो फॉर्मूले में रखेंगे। तब जो है हम लोग डॉपलर इफेक्ट पर बेस सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना।